सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग सीटेट के सीडीपी की कक्षा में हैं और इसी कड़ी में अधिगम को देख रहे हैं। अधिगम के क्रम में हम लोगों ने पहले भाग में अधिगम की अवधारणा और अधिगम से संबंधित विशेषताएं, उन सब का हमने अध्ययन किया। हमारी वर्तमान भाग में अधिगम किससे प्रभावित होता है, उन कारकों को हम लोग देखेंगे। फिर अधिगम वक्र और उससे जुड़े हुए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हुए और मूल तथ्य को देखते हुए जो बराबर पूछे जाते हैं, उसके बाद मैं इस कक्षा की समापन करूंगा। अधिगम कल पढ़े ही थे कि सीखना होता है और करके सीखना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिगम को प्रभावित भी कुछ कारक करता है। जैसे बच्चों, अधिगम को प्रभावित 3 भागों में बांटकर हम उसका अध्ययन करते हैं। एक जो छात्र से रिलेटेड है, स्टूडेंट से रिलेटेड है, एक जो टीचर से रिलेटेड है और दूसरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। जहाँ तक स्टूडेंट से रिलेटेड संदर्भ है, उसमें स्टूडेंट का जो भौतिक विकास है, मतलब शारीरिक विकास जो है, फिजिकल डेवलपमेंट, ये बहुत मायने रखता है। किसी का स्वास्थ्य यदि बार बार खराब हो जाता है जिस बच्चों का, उसे सीखने में, उसे वो स्कूल ड्रॉप करता है, पढ़ाई में ड्रॉप होती है, तो फिर उसके सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। और कमोवेश इसी क्रम में मेंटल डेवलपमेंट को भी देख सकते हैं। जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है, उसी के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य भी होता है। तो जितना बढ़िया शारीरिक स्वास्थ्य होगा, उतना ही अच्छा मानसिक स्वास्थ्य भी होगा। इसके अलावा बच्चों की जो इंटरेस्ट अभिरुचि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कि बच्चा किस में उसका इंक्लाइनेशन है, सीखने की प्रक्रिया, उसका इंटेलिजेंस लेवल पे भी सीखने की प्रक्रिया निर्भर करती है। मोटिवेशन लेवल, वो किस चीज से मोटिवेट होता है, इससे भी बच्चे की सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसको हम संवेग कहते हैं, कई बच्चे हमेशा रोते रहेंगे, कई बच्चों में इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अधिक होती है, तो उसमें सीखने की टेंडेंसी अधिक है। इसका मतलब है वो तेजी से सीख सकता है। जैसे इमोशन के भी 2 टाइप होते हैं। पॉजिटिव इमोशन जैसे आशा है, खुशी है, स्नेह है, और निगेटिव इमोशन है, डर है, चिंता है, बोरियत है। तो ये सब निगेटिव इमोशन में आते हैं। और इसके अलावा परिपक्वता, कुछ बच्चे काफ़ी छोटे उम्र में भी काफ़ी परिपक्व हो जाते हैं, और जो परिपक्व होंगे उसमें सीखने की प्रक्रिया तेज होगी। और उसी तरह से सांस्कृतिक संदर्भ भी है कि कई जगह यदि सांस्कृतिक खुलापन है, सामाजिक खुलापन है, तो वहाँ पर सीखने की प्रवृत्ति अधिक होगी। अफगानिस्तान के समाज में बच्चों की सीखने की प्रवृत्ति कम होगी, क्योंकि जो सांस्कृतिक ढांचा है काफ़ी बंद है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ सीखने की प्रवृत्ति कम होगी। तो ये कुछ फैक्टर है जिसको आपको जानना और समझना चाहिए। तो लिखेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक। सबसे पहला, छात्र से संबंधित कारक। छात्र से संबंधित कारक, छात्र से संबंधित कारक, छात्र से संबंधित कारक जो निम्नलिखित तत्वों से प्रभावित होता है, जो निम्नलिखित तत्व से प्रभावित होता है। सबसे पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास, अभिरुचि, 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 मानसिक स्थिरता या बुद्धि चातुर्य, मानसिक स्थिरता या बुद्धि चातुर्य, बुद्धि चातुर्य, मोटिवेशन लेवल, मनोबल के स्तर, मनोबल के स्तर, संवेग, 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 संवेग,
मैच्योर संवेग के भी दो टाइप है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव में लिख देंगे आशा, हर्ष और स्नेह। आशा, हर्ष और स्नेह। आशा, हर्ष और स्नेह। निगेटिव में आता है, निगेटिव इमोशन में आता है डर, चिंता, बोरियत। डर, चिंता, बोरियत। डर, चिंता, बोरियत। इसके बाद है परिपक्वता। 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 फिर है सांस्कृतिक संदर्भ। सांस्कृतिक संदर्भ बताया मैंने कि जहां पर सांस्कृतिक खुलापन होगा बच्चों के सीखने की दर अधिक होगी, ध्यान रखिएगा। दूसरा फैक्टर होता है वो है टीचर से रिलेटेड। टीचर से रिलेटेड क्या है? कौन से टीचर अधिक सिखा सकते हैं बच्चों को? जिनको विषय की ज्ञान की अच्छी जानकारी हो, जिनको विषय की ज्ञान की अच्छी जानकारी हो। और सिर्फ विषय की ज्ञान की अच्छी जानकारी रहना आवश्यक नहीं है, बल्कि वो जो व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान है, कोई बच्चा बहुत तेज होता है, कोई बच्चा बहुत कमजोर होता है, तो इसका ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। कौन से बच्चे तीव्र बुद्धि के हैं और कौन से बच्चे कमजोर बुद्धि के हैं, और छात्रों के उन छात्रों के ऊपर बल देना चाहिए जो छात्र कमजोर बुद्धि के हैं। उनको स्पेशल क्लास भी देनी चाहिए जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके, या उनके ऊपर स्पेशल फोकस देनी चाहिए जिससे कि और जीवन की अन्य गतिविधियां, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि अन्य जो गैर शैक्षणिक ज्ञान है उसको भी वो प्राप्त कर सके। ठीक है कि नहीं? इसके बाद है चाइल्ड सेंटर्ड फोकस। ये अप्रोच जो है, ये टीचर चाइल्ड सेंटर्ड जो अप्रोच है, इस पर काम करे तो बच्चे अधिक सीख सकते हैं। एक्टिव और इंटरेस्टेड। टीचर भी वो हो जो सक्रिय हों और जिनमें अभिरुचि हो कि मुझे बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। इसके बाद वे गुड टीचिंग मेथड को अपनाए। अच्छे टीचिंग मेथड जो है, जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो आपको बाल केंद्रित शिक्षा है, उस पर, प्रगतिशील शिक्षा पर, विशेषकर एक समग्र शिक्षा है, उस पर फोकस करें। और शिक्षा शास्त्रीय उपागम, उन्हें साइकोलॉजी का, बच्चों के साइकोलॉजी का भी ज्ञान हो। जो जिस शिक्षक को बच्चों की साइकोलॉजी की ज्ञान होती है वो अधिक से अधिक सिखा सकते हैं। तो ये है, एक तो छात्र से संबंधित था, दूसरा टीचर से रिलेटेड है, तो लिखेंगे शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक से संबंधित कारक। ठीक है। पहला, विषय का ज्ञान हो। पहला, विषय का ज्ञान हो। विषय का ज्ञान हो। दूसरा, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान हो। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान हो। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान हो। बाल केंद्रित, बालक के ऊपर केंद्र रहना चाहिए, तो आप ज्यादा सिखा सकते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस या चाइल्ड सेंटर्ड फोकस। नेक्स्ट, शिक्षक एक्टिव और इंटरेस्टेड हो। एक्टिव और इंटरेस्टेड हो। गुड टीचिंग मेथड हो। गुड टीचिंग मेथड में आता है प्रगतिशील शिक्षा के उपागम और पेडोलॉजिकल अप्रोच, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। मनोविज्ञान, बच्चों के मनोविज्ञान का ज्ञान होनी चाहिए। मनोविज्ञान का ज्ञान होनी चाहिए। तो यह टीचर से रिलेटेड संदर्भ है। यह टीचर से रिलेटेड संदर्भ है। दूसरा, तीसरा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। वो भी प्रभावित करता है अधिगम को। जैसे स्कूल का इन्वायरमेंट यदि स्वतंत्र नहीं होगा, थोड़ा सा है अनुशासन, अत्यधिक अनुशासन, तो बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति कम होगी। यदि स्कूल का एनवायरनमेंट, क्लास का एनवायरनमेंट सहयोगात्मक है, सकारात्मक है, तो ज्यादा सीखेगा। ठीक फैमिली भी होती है।
किसी फैमिली में पिताजी बिल्कुल तानाशाही की तरह अपने नियम कानून को चलाते होंगे, वहां बच्चे डर और भय से बहुत सारी चीजें नहीं सीख सकते। तो इन्वायरमेंट बहुत बड़ा असर करता है, समाज का, स्कूल का और परिवार का। तो लिख देंगे स्कूल का इन्वायरमेंट, वो भी प्रभाव डालता है। कक्षा का पर्यावरण, तो ब्रैकेट में लिख देंगे कैसा होना चाहिए सीखने के लिए, सहयोगात्मक और सहकारात्मक। सहयोगात्मक और सहकारात्मक, सहयोगात्मक और सहकारात्मक होना चाहिए। सहयोगात्मक और सहकारात्मक होना चाहिए, होना चाहिए। सहयोगात्मक और सकारात्मक होना चाहिए। और परिवार का एनवायरनमेंट भी, परिवार का एनवायरनमेंट भी परिवार का एनवायरनमेंट भी लोकतंत्रात्मक हो। परिवार का एनवायरनमेंट भी लोकतंत्रात्मक हो, जिससे बच्चे उन्मुक्त ढंग से अपनी बातें रख सके और सीख सके। ठीक है, मुख्य बिंदु लिख लेंगे। मुख्य बिंदु लिखेगा, मुख्य बिंदु नोट। ठीक है, नोट में लिखेंगे स्कूल में सहभागिता के द्वारा कौशल और ज्ञान के अर्जन पे बल देना चाहिए। स्कूल में, विद्यालय में सहभागिता के द्वारा कौशल और ज्ञान के अर्जन पे बल देना चाहिए। दूसरा है सार्थक अधिगम। इसमें समस्या पर विविध तरीकों से विचार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको सार्थक अधिगम करते हैं। तो लिखेंगे सार्थक अधिगम में एक समस्या पर विभिन्न तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और यह सेल्फ डायरेक्टेड हो, और यह सेल्फ डायरेक्टेड हो तो और भी सार्थक होगा। स्वनिर्देशित हो, और यह स्वनिर्देशित हो तो और भी सार्थक होगा। अभी पढ़े ही है कि शिक्षक की, जो सिखाने वाले हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी सभी स्तरों पे होनी चाहिए, तभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। इसके बाद है सार्थक अधिगम में, नोट नंबर 3, सार्थक अधिगम में सीखने में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच, विश्लेषण, समालोचना, समस्या समाधान, विश्लेषण, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया शामिल होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया शामिल होती है। ठीक है, शामिल होती है। ओके, अब आता है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या होता है? अब नेक्स्ट हो गया, पहला खत्म हो गया, प्रभावित करने वाले कारक। अब अधिगम वक्र है कि जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम से, ग्राफ या आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं। मतलब कुछ नहीं है कि जो आप सीखता है बच्चा, उसका क्या मात्रा है, क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्षमता थी,
उसको हम ग्राफ आरेख से, यदि हम कहते हैं कि इस तरह का ग्राफ आता है तो सीखने की गति क्या है, एकदम स्ट्रीम लाइन में सीखने की गति है। तो इसी को हम अधिगम वक्र कहते हैं। इसमें अधिगम की न्यूनता, अधिकता और शून्य की स्थिति व्यक्त की जाती है। तो लिखेंगे जब सीखने की मात्रा, प्रभाव, क्षमता को ग्राफ या आरेख के माध्यम से, इस माध्यम से, ग्राफ या आरेख के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो अधिगम वक्र कहलाता है। और इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता, या शून्यता की स्थिति के द्वारा व्यक्त होती है, शून्य स्थिति के द्वारा व्यक्त होती अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता को जब हम ग्राफ या आरेख से व्यक्त करते हैं तो अधिगम वक्र होता है, जो अधिकतम भी हो सकता है, न्यूनतम भी और शून्य स्थिति भी है। अब आइए, 4 प्रकार के होते हैं अधिगम वक्र, 4 प्रकार के होते हैं। पहला सरल, लिखेंगे सरल। सरल में कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन कर्व में सीखने की गति क्या होगी, बिल्कुल इस तरह की होगी, एक समान होगी। तो लिखेंगे पहला सरल रेखीय वक्र, इसमें सीखने की गति एक समान होती है, इसमें सीखने की स्थिति एक समान होती है। नेक्स्ट, इसके बाद है दूसरा एलिवेशन कर्व, उन्नतोत्तर वक्र उसको कहते हैं। उसमें क्या होता है कि सीखने की गति शुरू में आरंभ में तेज, फिर क्या होती है, ऐसे हो जाती है, माने धीमी हो जाती है। तो लिखिएगा एलिवेशन कर्व में, इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है, और फिर उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी हो जाती है, सीखने की गति धीमी हो जाती है। और तीसरा है कनकेव लर्निंग, जस्ट उल्टा होता है कि शुरू में धीमा, लिखेंगे कनकेव लर्निंग, नतोदर, शुरू में धीमा इस तरह का होता है, शुरू में धीमा और बाद में धीरे धीरे तेज होता है, और उच्चतम बिंदु पे जाता है। उसको कनकेव या नतोदर अधिगम कहते हैं। और मिश्रित में दोनों का मिला जुला रूप, उन्नतोत्तर और नतोदर, ठीक है। मतलब हमारा एलिवेशन कर्व और कनकेव का मिला जुला जो रूप होगा, कि शुरू में भी अधिक और तेज हो सकता है, तेज और धीमा हो सकता है, और उच्चतम बिंदु पर भी तेज और धीमा हो सकता है। तो उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मिश्रित वक्र। लिखिएगा मिश्रित वक्र। यह एलिवेशन और कनकेव का मिला जुला रूप, उन्नतोत्तर और नतोदर अधिगम का मिला जुला रूप है, जिसमें शुरू में भी तेज और धीमा हो सकता है, एवं अंत में भी तेज और धीमा हो सकता है। ऐसी अवधारणा को मिश्रित लर्निंग अवधारणा के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक और है अधिगम पठार। लिखेंगे अधिगम पठार। इसमें सीखने की गति रुक जाती है, अर्थात न तो उन्नति होती है न अवनति होती है। अधिगम का पठार में अधिगम की गति 0 होती है। तो लिखेंगे अधिगम पठार में
अधिगम पठार में सीखने की गति 0 होती है। यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखिएगा। सीखने की गति धीमी होती है। ठीक है। अब इसी क्रम में एक है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण जिसे हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने मुख्य रूप से जिस बिंदु को देखा वो था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के साथ साथ आपने देखा कि अधिगम के जो प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम की जो वक्र है वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंस रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाग 3 में हम अधिगम की स्थानांतरण को आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड डे। थैंक यू।